कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी, लेकिन जब मामला अंतर्राष्ट्रीय हो और किसी एक ताकतवर देश को बर्दाश्त न कर पाने की हो, तो कुछ दुश्मन देश कैसे एक साथ आ जाते हैं। कहीं ये मामला भारत से जुड़ा तो नहीं है? ये आज हम बताएंगे आपको विस्तार से। इसके अलावा बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन के सभी दलों में सीट शेयरिंग को लेकर ऑल इज वेल हो गया है, यानी सबकी सहमति बन गई है। एजेंडा सिर्फ एक है, एनडीए की वापसी ना होने पाए। तो क्या सीट बंटवारे को लेकर जो आपसी टकराव की संभावना थी वो अब समाप्त हो गई है? चर्चा इस पर भी होगी। और मात्र 24 घंटे में होना था अब्बास अंसारी की विधायकी का फैसला। हेट स्पीच मामले में विधायकी बची या चली गई? आज क्या हुआ कोर्ट में? जेल जाएंगे अंसारी या नहीं, ये बताएंगे आपको आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि तीनों देश के जनप्रतिनिधियों ने मिलकर एक त्रिपक्षीय बैठक की है, ऐसे मानो ये अलग अलग देश नहीं बल्कि एक ही देश हो। पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति तो हम और आप समझ सकते हैं, लेकिन जब चीन साथ में आ जाए तो बात नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। दरअसल ये जो तीनों देशों की बैठक हुई है, इस बैठक में तीनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। चीन के कुनमिंग शहर में ये बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों ने इस बैठक में कहा कि हमें आपस में मिलकर समानता और आपसी विश्वास को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इस बैठक में चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेइदोंग, बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश सचिव रूहुल आलम सिद्दीकी और पाकिस्तान के अतिरिक्त विदेश सचिव इमरान अहमद सिद्दीकी ने भी हिस्सा लिया। वहीं पाकिस्तान के विदेश सचिव अमना बलोच ने वीडियो लिंक के जरिए इस बैठक में हिस्सा लिया। ये पहल चीन की ओर से की गई और चीन की एक नई रणनीतिक पहल इसे माना जा रहा है। इस पहल में भारत के दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक साथ एक मंच पर लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चीन के उप विदेश मंत्री ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपने पक्ष में करते हुए कहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों चीन के बेहद करीबी और अच्छे मित्रों में से हैं। ये दोनों देश हर स्थिति में चीन का साथ रहते हैं, चीन का सहयोग करते हैं। ये दोनों देश चीन के बेल्ट एंड रोड पहल में अहम साझेदारी निभाते हैं। लेकिन इस बैठक से ठीक एक महीने पहले भी एक बैठक हुई थी, जिसमें चीन, पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान भी शामिल हुआ था। आपको बता दें, ये बैठक जियोपॉलिटिकल के हिसाब से बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच बीते महीनों में जो कुछ भी हुआ वो हम सब ने देखा और पूरे विश्व ने भी देखा कि कैसे पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किए गए थे। वहीं इसके अलावा हाल ही में एक खबर निकलकर ये आ रही है कि बांग्लादेश ने एक नया राडार सिस्टम इंस्टॉल किया है। अब इन सभी घटनाक्रमों को एक सीरीज में देखें, एक एक करके देखा जाए तो ये साफ इशारा है कि चाइना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश को भी अपना मोहरा बना चुका है, जिसकी वजह से ही इन दोनों देशों के साथ उसकी लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आधिकारिक तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि इस त्रिपक्षीय बैठक का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, लोगों की आजीविका में सुधार लाना है। इस बैठक में ये कहा गया कि तीनों पक्ष उद्योग, व्यापार, समुद्री मामले, जल संसाधन, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति जैसे क्षेत्रों पे अपनी साझेदारी निभाएंगे और अपने रिश्तों को मजबूती देंगे। यानी कुल मिलाकर चीन ये कोशिश कर रहा है कि वो एशिया में सबसे बड़ी पावर बनकर उभरे और भारत को इन छोटे छोटे देशों के साथ लड़ाई में उलझाकर भारत की ताकत को कम करे, भारत की ताकत को खत्म करे। तो इस तरह से सबके अपने अपने स्वार्थ हैं और भारत किसी भी तरह की गुटबाजी से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। इधर बिहार चुनाव को लेकर अब इंडिया गठबंधन ने मास्टर स्ट्रोक दांव चला है। दरअसल इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक दल हैं कांग्रेस और आरजेडी, जिनकी सीटों को लेकर सहमति बनती दिखाई दे रही है और सीट बंटवारे को लेकर जो आपसी टकराव की संभावना थी वो भी क्षीण हो चुकी है, कम हो चुकी है। सभी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ने और बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में पहले से ही कांग्रेस, आरजेडी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले और वीआईपी जैसे दल शामिल हैं।
इधर अब खबर है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है। बिहार की कुल 243 सीटें हैं जिनमें चुनाव होना है और 2020 की बात करें तो पिछले चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इस बार भी दोनों दल लगभग इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब एनडीए को हराने की बात आती है तो सारे समीकरणों से समझौता कर लिया जाता है, लेकिन घटक दलों की संख्या बढ़ने से अब ये संभव होता दिखाई नहीं दे रहा। यही वजह है कि इन सभी दलों को संतुष्ट करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है आरजेडी की और कांग्रेस की। इसी कारण कांग्रेस और आरजेडी ने अपने हिस्से की कुछ सीटें घटाने पर सहमति बनाई है। खबर तो यह है कि दोनों दलों में ये आपसी समझ बन चुकी है, वो पिछले चुनाव की तुलना में इस बार कम उम्मीदवार उतारेंगे। समझ में ये आ रहा है कि आरजेडी इस बार 130 से 135 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है, तो कांग्रेस 55 से 60 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। यानी 10-10 सीटों पर दोनों ने समझौता किया है। इससे दूसरे घटक दलों को भी संतुष्टि मिल जाएगी, उन्हें भी जगह मिल जाएगी। यही वजह है कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की कुछ गोपनीय रणनीतियां हैं जिन पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जा सकती। उन्होंने ये जरूर कहा कि सभी घटक दल बेहद उत्साहित हैं और सीटों के बंटवारे को लेकर अब कोई गतिरोध नहीं है, सब में सहमति बन चुकी है। ये भी उन्होंने विश्वास जताया कि चुनाव परिणाम इस बार बहुत बेहतर आने वाले हैं इंडिया गठबंधन के लिए। वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर ना तो पहले कोई तकरार थी और ना ही अब है। सभी निर्णय आम सहमति से लिए जा चुके हैं। फिलहाल गठबंधन का मुख्य ध्यान ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर है और इसके लिए एक मजबूत प्रचार अभियान की रणनीति बनाई जा रही है। यानी बिहार की राजनीति में विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज वाले मूड में चले गए हैं। वहीं अगर इस नीति को दूसरी तरह से देखा जाए तो साफ समझ में आता है कि भले ही आरजेडी सीटों पर कॉम्प्रोमाइज कर ले, लेकिन उसका पूरा ध्यान तेजस्वी यादव को सीएम बनाने पर ही रहेगा, जिसकी वजह से वो कांग्रेस और बाकी अन्य दलों को भी मनाने में जुटी हुई है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब सीट शेयरिंग के बाद कितनी कितनी सीटें इन दलों को मिल पाती हैं। और इधर हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को 2 दिन की मोहलत और मिल गई है। अंसारी के लिए जरूर थोड़ी सी राहत भरी खबर हो सकती है, चंद लम्हों के लिए ही सही विधायकी और बची गई। दरअसल 31 मई 2025 को एमपी एमएलए कोर्ट ने अंसारी को सजा सुनाई थी। इसके बाद अब्बास के वकील ने फैसले के खिलाफ स्टे के लिए सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसकी सुनवाई आज 21 जून को होने वाली थी। लेकिन सरकारी अधिवक्ता के अभिलेख और वादी मुकदमा एसआई गंगाराम के न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई और तारीख बढ़ाकर न्यायालय ने 24 जून की दी है। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की आदत ने उन्हें अदालतों की चौखट तक पहुंचा दिया और जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया, वो भी तब जब जुमा 4 ही दिन हुए थे उन्हें विधायक बने हुए। सियासी हलकों में ये मान लिया गया है कि सदर पर उपचुनाव होना तय है। 3 साल की विधायकी में अब्बास अंसारी पर कई संगीन आरोप लग चुके हैं। कई थानों में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ऐसे में अब्बास अंसारी की मुश्किलें कम तो नहीं होंगी। पिता की पावर के चलते इन्हें समर्थन जरूर मिल रहा है, लेकिन जब फैसला अदालत में होना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको याद होगा अब्बास के खिलाफ 2022 का ये मामला है, जब नगर कोतवाली क्षेत्र की एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे और सदर से विधायक अब्बास अंसारी ने खुले मंच से उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को धमकाते हुए कहा था कि चुनाव जीतने के बाद सरकार बनने पर अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग रुकी रहेगी और सबका हिसाब किताब किया जाएगा। इसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें न सिर्फ उन्हें दोषी करार दिया गया बल्कि 2 साल की सजा भी सुनाई गई। इसके बाद अंसारी की विधायकी चली गई। समाजवादी पार्टी के टिकट पर मऊ सदर से चुनाव जीतकर अंसारी विधानसभा पहुंचे थे। मुख्तार अंसारी भी इसी सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, यानी अंसारी परिवार की ही ये सीट रही है, इसी पर अंसारी परिवार का कब्जा रहा। 2022 में जब मुख्तार अंसारी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तब अब्बास अंसारी को यहां से उतारा गया। चुनाव भी जीत गए। अब कोर्ट के फैसले के बाद तय हो जाएगा और संभावना यही है कि कोई अंसारी परिवार का ही व्यक्ति होगा जो इस सीट से चुनाव लड़ेगा अगर उपचुनाव होते हैं। अगली तारीख देने के लिए अपील दायर की गई है, जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार करते हुए 24 जून की तारीख दी है।
अभियोजन के कहने पर ही अगली तारीख दी गई है और अभी भी सरकारी वकील द्वारा आपत्ति दाखिल नहीं की गई है और अब 24 तारीख को सभी लोग उपस्थित रहेंगे। यानी हेट स्पीच मामले में बुरी तरह फंस चुके हैं अंसारी। सोचिए, सरकार में न होने के बावजूद अब्बास अंसारी सरकारी अधिकारियों को इस तरह से धमकाते हुए नजर आए। वहीं अगर इनकी सरकार होती तो ये ना जाने और क्या क्या करते। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये 2 साल की सजा बरकरार रहेगी या फिर अब्बास इस सजा से बच पाएंगे। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।